Hello everyone, I am Shahbaz and today we are discussing about the next topic which is related to the mathematical tool. हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, कुछ टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं. आज इसका लेक्चर 5 हम लोग लेकर आए हैं. टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन. ठीक है, इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में एक बार कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, तो बात करते हैं इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था. ठीक है, ये टॉपिक क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम लोग पहले कर चुके थे. बात कर रहे हैं आज इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट अपोजिट फंक्शन है डिफरेंशिएशन का. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें. डेफिनेशन से हमें कोई खास इंटरेक्शन करना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है डेफिनेशन का. बस ये ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन है क्या, कि सर वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है मतलब. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका नाम. और क्या बुलाते हैं इसको? एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको? एंटी डेरिवेटिव. मतलब डेरिवेटिव जो हमने पहले किया था डिफरेंशिएशन, उसका अपोजिट फंक्शन एंटी डेरिवेटिव, राइट. और इसको और क्या बुलाते हैं? इनडेफिनिट. इनडेफिनिट मतलब इसका कोई डेफिनेट पार्ट नहीं है, ये इनडेफिनिट है, मतलब इसको डिफाइन नहीं है. मैं आपको अभी समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है ये. इनडेफिनिट इंटीग्रल्स भी इसको कहा जाता है. इज इट क्लियर? अच्छा, इसका डेफिनेशन कुछ लिखा हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ. इसका डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है. इसका पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग फिजिक्स में इसको? क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं. इसके बहुत सारे चैप्टर में डिफरेंट इसके एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी है. बात करते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है. ठीक है, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता क्या है, तो समझते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन जो होता है वो क्या होता है आपका, ये दैट इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. जहाँ भी ये लगा हो या फिर बोल दिया जाए कि आपको इंटीग्रेट करना है, मीन्स आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट. तो इसमें क्या बोल रहा है? इट इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. मतलब ये जो फंक्शन होता है कोई भी, मान लीजिए एफ एक्स है, उसका एंटी डेरिवेटिव है, मतलब बिल्कुल अपोजिट फंक्शन होता है डेरिवेटिव का. ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? एफ डॉट एक्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एफ एक्स. ठीक है, बहुत ही कॉमन सी बातें हैं यहाँ पे. और ये आपको कुछ बता रखा है कि ये फंक्शन है, ये एक्स का वेरिएबल है, ये इंटीजर पार्ट है फंक्शन का, ये साइन ऑफ इंटीजर है. ये बहुत बेसिक बातें हैं यहाँ पे. ये लिखा हुआ है कि ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है. तो ये चीज़ें आपको मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएंगी एज इट इज़. ठीक, तो अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ या किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ, कंडीशन होनी चाहिए कि वो इनडेफिनिट इंटीग्रल हो. अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये जो साइन लग रहा है, यहाँ पर इसका कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है. हम यहाँ पर दो तरह के पढ़ने वाले हैं वैसे भी इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट. इनडेफिनिट क्या होता है? जिसे कोई लिमिट नहीं होती. जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि ये इंटीग्रेशन लग रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की हुई है. 1 से लेकर 5 तक हो रहा है या 1 से लेकर 500 तक हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की है, बस हो रहा है, दैट्स इट. ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इनडेफिनिट. यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये जो बात कर रहे थे इसकी हम लोग, ये हो रहा है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, और ये इसका वैल्यू आया इंटीग्रेशन करने के बाद एफ एक्स. जो भी वैल्यू आएगा ये डिपेंड करेगा सवाल किस तरह का है, राइट. लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला था आपको वो है सी. ये क्या है? सी, कांस्टेंट. जब भी मैं किसी भी इनडेफिनिट टर्म को इंटीग्रेट करूंगा तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? सी लगा देंगे, दैट इज कांस्टेंट पार्ट. ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को हमेशा. कई बार सवाल दिया जाता है ऑब्जेक्टिव, अगर ऑप्शन पे सवाल आते हैं तो आपको सेम टू सेम आंसर मिलेंगे दो. जैसे कि मान लिया एक का आंसर आ रहा है एक्स और एक का आंसर आ रहा है एक्स प्लस सी. ठीक है, अब आपको चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि भैया आपको सी के बारे में नॉलेज है या नहीं है. अगर आपको सी के बारे में नॉलेज होगी तो आप ऑब्वियसली एक्स प्लस सी सेलेक्ट करोगे आंसर में, और अगर नहीं होगी तो एक्स सेलेक्ट करोगे कि आपका आंसर क्या आ रहा होगा? एक्स आ रहा होगा. तो ये सी का बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है. जब भी आंसर निकालेंगे कोशिश करेंगे ध्यान से कि वहाँ पर बाद में हम लोग प्लस सी ज़रूर लगाएं एज अ कॉन्स्टेंट. इज इट क्लियर? आगे चलते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट मुझे जो दिया हुआ है, बहुत सारे इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूले दिए हुए हैं. देखिए, ठीक है, ऑब्वियसली आपने ये छोटे छोटे चीज़ें जो लग रही होंगी देखी हुई लग रही होंगी. ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला है. क्या होता है फॉर्मूला? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि मुझे यहाँ एक टर्म दिया हुआ है x की पावर n. क्या दिया हुआ है टर्म? मैं यहाँ लिख देता हूँ. एक टर्म दिया हुआ है मुझे x की पावर n. ठीक है, इसको मुझे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. अब इसको इंटीग्रेट करने का सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है कि इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, x की पावर
n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए x की पावर n dx, dx मतलब क्या, dx मतलब क्या हमने बताया था लास्ट टाइम आपको, ये dx का मतलब क्या हो रहा है, dx का सिंपल सा मीनिंग है कि x का डिफरेंशिएशन, x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू dx, समझ रहे हो, x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू dx, समझ में आ रही बात। और ये हो जाएगा आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लास्ट में जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में क्या आना है आपका c, समझ गए, लास्ट में क्या आएगा आपका c। इज इट क्लियर, ये सब इतना ना सोचें आप, बहुत आसान है जब सवाल करेंगे, मेनली हमारा टारगेट क्या है, सवाल होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, हम लोग यहाँ मैथ्स से जितना लंबा नहीं पढ़ रहे हैं इसको, वरना काफ़ी डिटेल में हो सकता है ये टॉपिक। हाँ, तो ये समझ में आया, अगर x की पावर n आपको दिया हुआ है, इसका मतलब उसका अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए दे दिया जाए आपको x की पावर 3 दे दिया जाए सवाल में, और क्वेश्चन में दिया आपको उसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे कि सर इंटीग्रेट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं कि सर x के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, कितना होगा कि सर x की पावर n प्लस 1, यहाँ पर n क्या है भैया देखो ना, n कितना दिया हुआ है 3, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कितना आंसर आएगा x की पावर 4/4, दैट इज काफ़ी ईजी है कि नहीं है। मैं x की पावर 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, 6 ले लूँ, समझ में आ रही है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ थोड़े टाइम बाद आप इसको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना इजीली हो जाएगा ये। तो ये पहला फॉर्मूला था। अब इसका अगर मैं ये मतलब ये चीज़ मुझे काफ़ी यूजलेस लगती है, ये क्या बोल रहा है कि इसको अगर रिवर्स डेरिवेटिव करें, मतलब जो मैंने किया है उसको रिवर्स करें, मतलब ये कहा जा रहा है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अगर आपको कोई टर्म दी जाती है और उसको मैं क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, देखो d अपॉन dx लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं उसको क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या आएगा, x की पावर n। मैंने स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी बोला था कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, हाँ या ना, वही काम हो रहा है यहाँ पे। देखिए अगर मैं x की पावर n को इंटीग्रेट करता हूँ तो फॉर्मूला ये आएगा। अगर मैं इस जो टर्म आया है मेरे पास, अगर मैं उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूँ तो फिर से क्या आ जाएगा कि x की पावर n। बात समझ में आ रही है। तो एक दूसरे की कैसे फंक्शन है, ये रिवर्स फंक्शन है। तो हमेशा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सारा का सारा पार्ट रिवर्स फंक्शन वाला, राइट। अच्छा, यहाँ पर पता है क्या बता रहा है ये, अगर मेरे पास, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मुझे बोला गया कि आप सिंपली, मेरे पास dx है, कोई वेरिएबल नहीं दिया मुझे, ना x की पावर n दिया है, ना x दिया है, ना x स्क्वायर दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ, बस dx दिया हुआ, मतलब इंटीग्रेट करना है। अब यार यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, जहाँ कुछ नहीं होगा सबका मालिक एक, मतलब 1, अरे जहाँ कुछ नहीं होगा क्या माना जाएगा 1। अब मुझे भाई साहब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको, क्या करना है मेरे को, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान रखें एक तरह से ये क्या है, व्हाट इज दिस, दैट इज योर कांस्टेंट टर्म। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर जैसे पहले डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म को हम 0 कर देते थे, डिफरेंशिएशन उसका, लेकिन यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन 0, सॉरी इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं नया छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने बोला मेरे पास एक 5 टर्म है, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आपका आंसर कितना आएगा सर, 5 तो अपनी जगह है ही, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस सी। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट का टर्म जो होता है इंटीग्रेशन वो 0 नहीं होता, कुछ वैल्यू आता है, जैसे कि ये आया है। समझ रहे हो, यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है, dx दिया हुआ है, dx का मतलब साथ में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, इंटीग्रेट किया मैंने, वैल्यू कितना आया, x प्लस सी। ये स्पेशल केस है, ये भी लिखा हुआ है साफ साफ, क्या है ये, स्पेशल केस। कोशिश करें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही प्यारे तरह से लिखा हुआ है ये। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसका रिवर्स फंक्शन, मैं बार बार रिवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। क्या है कि सर d अपॉन dx है, और मेरे पास क्या है x, क्या करने वाला उसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला, रिवर्स फंक्शन है उसका, तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1, और 1 को फिर से इंटीग्रेट करो तो कितना आ जाएगा x, साथ में प्लस सी तो लगाना ही है। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, अगर मेरे पास कोई टर्म है, टर्म किस में दिया हुआ है, साइन ax प्लस बी में। अगर आप ये चीज़ मैथ्स में पढ़ेंगे ना तो इनके पूरे डेरिवेशन है,
जितने जितने भी लाइन के होंगे, मतलब ये कैसे आया है ये बता रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो हम तो सिर्फ इसको डायरेक्टली समझ रहे हैं। हाँ जी, साइन एक्स, साइन क्या दिया हुआ है देखो, ax प्लस बी और साथ में dx दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इसके बात करी जा रही है कि इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या वैल्यू आएगा। इसने बोला कि साइन ax प्लस बी, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहली बात ध्यान से देखी जाए तो क्या ये पूरा पार्ट जो आ रहा है थीटा की जगह आया है? बोले हाँ। या x की जगह कोई भी एक टर्म की जगह आया होगा, ax प्लस बी। तो मैंने बोला घुमा फिरा के मुझे दिख क्या रहा है कि सर यहाँ है तो क्या, कि सर साइन थीटा ही तो है कि नहीं है। और मुझे क्या करना है, साइन थीटा को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इस x के रेस्पेक्ट में। ये देखो dx लिखा हुआ है पीछे, मतलब किसके रेस्पेक्ट में करना है मुझे, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करूंगा, साइन x का जब इंटीग्रेशन करूंगा, अच्छा वहां क्या होता था साइन x का इंटीग्रेशन, cos x, यहाँ क्या होगा माइनस cos x, बिल्कुल सेम नहीं होता, उल्टे चलते हैं। तो कितना आएगा, माइनस cos। अब भैया x की जगह लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, ये, और यहाँ वैल्यू आएगा नीचे एक और, दैट इज a। नोटिस करें क्या किया है मैंने यहाँ पर, जिसको इंटीग्रेट, अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहा होता तो यहाँ पर आगे a आता। याद करिए मैं सेम सवाल अगर आपको डिफरेंशिएशन में दे दूं तो क्या करोगे आप, सर cos ax प्लस बी और साथ में a और आगे आ जाता, ax का डिफरेंशिएशन करते आप और a आगे आ जाता। लेकिन ये सर इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पर a कहाँ है आपका, नीचे। समझ मारी कहानी, देखिए ध्यान से। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, c तो लगाना भूल ही गए सर, हाँ या ना। तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया है, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया है, बार बार डिफरेंशिएशन आ रहा है। हाँ जी, किसका इंटीग्रेशन हो गया, ये साइन ax प्लस बी dx का क्या है, माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइनस लगा हुआ है, देखिए cos ax प्लस बी अपॉन a, साथ में एडिशन में क्या करना है आपको, कांस्टेंट टर्म c हमेशा करा हुआ मिलेगा आपको, और नहीं किया है तो उसको रिपेयर कर ले, है ना। सिर्फ बात किसी कर रहा हूं मैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। cos, अच्छा इसका रिवर्स फंक्शन फिर से, कि भैया इस पूरी टर्म को अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो वही आ जाएगा जो पहले गया था, है कि नहीं है। बात करते नया टर्म cos के x, याद करिए वहां पे cos के मतलब डिफरेंशिएशन में cos x का वैल्यू कितना था, माइनस का साइन x, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये cos x से कितना हो जाएगा, प्लस का साइन x। देखिए कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, साइन के x और अपॉन के जरूर होगा नीचे, और अगर वहां पे होता तो कहाँ था, आगे आ जाता। आपको याद है cos x का, अगर मैं cos के x में आपको मान लो डिफरेंशिएट करने को दे दूं तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन के एक्स और नीचे, ओ सॉरी नीचे तो नहीं आएगा, आगे और क्या जाएगा, के कांस्टेंट, याद है करते थे ऐसा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सीधा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखिए ध्यान से, साइन के एक्स अपॉन के प्लस सी, ठीक। तो ये इसका पार्ट हो गया। इस पूरी टर्म को अगर मैं रिवर्स फंक्शन में लगाऊं तो कितना हो जाएगा, वापस वही टर्म आ जाएगा जो निकाला था, ठीक है। ऐसे चल रहा है। इधर देखिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए मेरे यहाँ पे, साइन और कोस हम लोग कर चुके हैं। सेक स्क्वायर एक्स dx, मतलब क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स को क्या करूं, इंटीग्रेट करूं किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो फंक्शन क्या आएगा, 10x प्लस सी भी आना चाहिए, लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। बात करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स dx, फंक्शन कितना आ जाएगा, माइनस कोटेक एक्स प्लस सी। ये कोशिश करें कि आपको ध्यान रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, सेक एक्स 10x dx, मतलब सेक एक्स एंड 10x का मल्टीपल है, उसको dx के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। समझ में आ गया। इधर देखिए, मतलब ध्यान ही रखना, इसमें समझ में क्या आना है, कुछ है नहीं ऐसा। पॉइंट नंबर 7, कोसेक एक्स एंड कोट एक्स को dx के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट। रिजल्ट आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक। लास्ट देखिए 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो ध्यान से देखें, यहां दिया हुआ है क्या, शायद आपको याद होगा, log x का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना आता है, 1 अपॉन एक्स। शायद ये मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया होगा। log x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा, log x। अरे रिवर्स फंक्शन है यार, अभी भी बोला है कि नहीं है। अगर मैं log x को डिफरेंशिएट करूं तो 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स को मैं अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा, log x। देखिए तो ध्यान से वही सब हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो ax प्लस बी दिया हुआ है वो x ही है ना।
तो 1/x कितना हो जाएगा आपका, 1/x कितना हो जाएगा, इसको भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, कितना हो जाएगा देखिए, log x के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। नीचे वाला टर्म क्या मान लिया मैंने, x, और ये कितना हो रहा है, log x हो रहा है। अब देखिए इसने लिखा हुआ क्या है, बेसिकली इसने लिखा हुआ है ax प्लस बी, राइट, ये दिया हुआ है, और इसको क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। अब आप सोचिए कि इसको मैंने x माना है तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो log ax प्लस बी, सबसे पहला काम तो ये हो गया। साथ में नीचे क्या दिया हुआ है, 1/a और दिया हुआ है, तो इसको भी साथ में क्या आ जाएगा, ये 1/a, और दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम c साथ में लगा दो, कांस्टेंट, देखिए ये हो रहा है। अरे इसका x का भी तो करोगे, कितना हो जाएगा 1/a, देखो आपने इससे पहले भी कराई है, यहाँ पर जो टर्म है उसको जब आप इंटीग्रेट करते तो कहाँ जाती है, सीधा सीधा नीचे। आपने थोड़ी देर पहले भी किया था, ये देखो नीचे आ गई यहाँ पे, इससे पहले भी दिखाता हूँ आपको मैं, इधर देखिए ये कहाँ गया, ax नीचे आ गया इंटीग्रेट होने के बाद, और कहाँ देखा था अपन ने, यहाँ देखिए क्या कहाँ पर आ गया, सीधा नीचे आ गया। समझ में आ रहा है, तो याद रखने की चीज़ है ये, है ना। जबकि डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता था आपका, ये काम ऊपर चला जाता था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ये 8 पॉइंट्स कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं अपन। क्वेश्चन दिया हुआ है 5x की पावर 5 दिया हुआ है dx, मतलब मुझे ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x की पावर 5 dx के रेस्पेक्ट में करना है, राइट। तो समझ में आ गया है, क्या लगाऊंगा, x की पावर n लगाना है, फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इधर, x की पावर n+1, x की पावर है कितनी भाई, 5 है, 5+1 अपॉन 5+1 प्लस c, खत्म, ठीक है। देखिए कितना हुआ, x की पावर 6/6, आसान है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सीखने के लिए है, वरना काफ़ी बोरिंग टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये अगेन मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और कितना दिया हुआ है, 1/√x दिया हुआ है। अब देखो √x को क्या मैं 1/x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ x की पावर माइनस का 1/2, क्या बोलते हो, ये होगा कि नहीं होगा। अब क्या ये मुझे x की पावर n जैसा दिख रहा है, यस। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, n माइनस का 1/2 प्लस 1, ये तो बोला था x की पावर n+1 अपॉन n+1, लिख दिया मैंने। कितना बचता है यहाँ पे, x की पावर 1/2, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 1/2, देखिए होगा कि नहीं होगा, ऊपर पावर प्लस में आ गई, मतलब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बोलूँगा, 2 तो अपनी जगह पर आ गया, ऊपर रेसिप्रोकल होकर, और ये कितना हो जाएगा √x, दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लस c लगाते रहना बाद में, हाँ या ना, कहानी समझ में आ रही है। अच्छा इसका तो आंसर भी दिया हुआ है, वेरी गुड, दैट्स गुड, रह गया होगा, समझ में आ रहा है ये। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। cos x/2, ठीक है, और साथ में क्या करना है उसका, साथ में dx दिया हुआ है, और क्या करना है आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। अब cos के पास जाते हैं पहले, सबसे पहले कि भैया cos का फॉर्मूला क्या है, cos ये रहा। अब cos का फॉर्मूला कितना है आपके पास, cos x का फॉर्मूला है sin x, माइनस नहीं आ रहा है, मतलब आप क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका cos x/2, सॉरी cos का कितना हो जाएगा sin x/2, ठीक है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखिए ये सिर्फ किसका, ये अभी तो 1/2 बचा हुआ है, और 1/2 कहाँ जाएगा आपका नीचे, याद आ रहा है, साथ में प्लस c, ये तो काम है ही इंपॉर्टेंट, हो गया देखो खत्म सवाल। इस तरह के बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल हैं, मैंने तीनों अलग अलग चीज़ें लेके दिखा दी आपको, ये देखिए ये देखिए, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें लेके दिखा दी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो हर एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी रूल्स थे, तो यहाँ भी रूल्स हैं हमारे पास। तो पहला मुझे बता रखा है रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है जो आपने अभी तक किया ना इंटीग्रेशन में, उसमें साथ में एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। और आपको मैंने कांस्टेंट के बारे में पहले भी बता रखा है। देखिए इधर इसका सवाल देखिए सीधा सीधा आप,
क्या दिया हुआ है 5x² dx। अच्छा इसमें भी आंसर दे रखा है, चलो इसको तो छोड़ दीजिए आंसर को। तो इधर देखिए 5x² dx। अब इधर ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो 5 को तो अपनी जगह पर एज इट इज रहने दीजिए आप, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, x² की। और क्या करना है, x² को इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में। मैं कहा ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा कि सर ये तो x की पावर 2 है ना, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो गया। ये लो, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये ध्यान रखना, ये एक्चुअल में x है, ये है ना। चलिए हो गया, कितना आंसर आएगा आपका 5x³ अपॉन 3 + c। क्या बोलते हो, होगा कि नहीं होगा? बड़ा आसान सा पार्ट है, हटा देता हूं उसको मैं। ये देखिए आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ तो, ठीक। नेक्स्ट सवाल करते हैं ये वाला। यहाँ पे फिर से देखिए, पहले तो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में था, कांस्टेंट टर्म जो था वो उसके वेरिएबल के डिवाइड में आ रहा है। देखो ऊपर है कांस्टेंट, नीचे है वेरिएबल। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जिसका इंटीग्रेट करना है वो नीचे पड़ा हुआ है सर। अब उसको क्या करें कि सर 7x⁻² कर दो, जो हम करते आए हैं, और साथ में dx कर देंगे। क्या बोलते हो जाएगा? क्या करेंगे भैया, 7 तो अपनी जगह पर, x⁻² + 1 एंड -2 + 1 + c, खत्म सवाल। अरे होगा नहीं होगा ऐसा, -2 + 1, ये देखो लिखा हुआ है, जो ये करा है मैंने तो कुछ भी नया नहीं किया अपनी तरफ से, है ना। -2 तो कितना बचा ऊपर, -1, नीचे भी कितना बचा, -1, मतलब आंसर तो माइनस में आएगा, तय हो गया। और जो -1 ऊपर आया पावर में नीचे चला जाएगा, हो गया सवाल खत्म। बहुत बेसिक कर रहा हूँ, बहुत बेसिक कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए इधर, इस सवाल में क्लियरली दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में t है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में उसमें √t दिया हुआ है। और आपको ये बात तो पता होगी ही, थोड़ी थोड़ी मैथ्स हमें पढ़ के आए हैं पहले से। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, मतलब ये जो t है इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी दिख रही है, t की पावर 1/2, और इसकी पावर भी कितनी है, t की पावर 1/2। तो दोनों पावर को जोड़ के 1 हो गई, मतलब इस तरह लिख सकता हूँ मैं। तो स्वाहा, फिनिश। कितना बचा मेरे पास, ओवरऑल मेरे पास बच रहा है √t एंड dt। अब मुझे क्या करना है, फाइनली इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, इस वाले पार्ट को बस। कितना हो जाएगा कि सर t की पावर 1/2, dt के रेस्पेक्ट में करना है, ये भी लिखा हुआ है देखो, dt के रेस्पेक्ट में करना है। dt क्या हो जाएगा कि सर सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आएगा t की पावर 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1 + c। फिनिश सवाल, आसान है। कितना हो जाएगा ये 3/2, और ये भी 3/2, और ये 3/2 जब रेसिप्रोकल होगा तो कैसा दिखाई देगा 2/3। ये कितना हो जाएगा t 1/2 + 1, ठीक है, समझ गए। ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, लेकिन 3/2 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। ऊपर आने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दूँ 2/3 t की पावर 3/2 + c, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं इसको। तो ये वाले थोड़े से इसके क्या हो गए, रूल के साथ हम लोगों ने थोड़े एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। नेक्स्ट, सम एंड डिफरेंस रूल। अगर कोई दो फंक्शन या तो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, और मुझे दोनों को क्या करना हो, एक साथ इंटीग्रेट करना हो। देखिए एक सीधा सा काम तो ये कि या तो सबको अलग अलग करके कर ले, ठीक है, और वो मैं प्रेफर नहीं करता। या फिर क्या करो, सबको बिल्कुल एक साथ लाइन से इंटीग्रेट कर डालो। तो ये वो रूल बता रखा है, और मुझे लगता है ये रूल बकवास है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ कैसे। देखो इसने क्या बोला हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ आपको। यहां पर कवि कहना चाहता है, इधर देखो, ये f(x) दिया हुआ है, मतलब कोई ये फंक्शन, एक दिया हुआ है g(x), मतलब कोई दूसरा फंक्शन, ठीक है। जैसे कि समझ ले सवाल 2x की पावर 5 + 3x की पावर 4 + 2x की पावर 3 + 1, ये लो। अब इतने सारे फंक्शन हो गए। अब इन सबको क्या करना है, एक साथ मुझे इंटीग्रेट करना है। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं आराम से। ये कहना चाह रहा है ये, यहाँ पे चाहे माइनस आए साइन या प्लस आए, कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक साथ कर देंगे हम। देखिए ध्यान से, मैं तो रटने की तो बात ही नहीं करता इस फॉर्मूले की। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर x² - 2x + 5, है ना।
अब आप क्या करना है, देखो ये फंक्शन आगे वाला ये प्लस होगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, मतलब वो क्या करना है, सबको इंटीग्रेट करना है और इस रूल से करना है। मैं रूल पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। मैंने कहा इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपने बोला एक्स की पावर एन से हो जाएगा सर ये तो, मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1। आई थिंक एक काम तो फिनिश हो गया, देखो इसका तो हो गया। माइनस ऑफ, सर ये तो कॉन्स्टेंट वाले रूल से हो जाएगा सर, 2 अपनी जगह पर, ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1+1, मतलब लिख दूं 1+1 अपॉन 1+1, कॉन्स्टेंट रूल वाले सेकंड नंबर के रूल से, प्लस ये भी उसी से हो जाएगा। वाओ मजे आ गए। साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताना भूल गया मैं, सी तो लगेगा। क्या बोलते हो गया सवाल सुन, कोई नया रूल याद रखने की जरूरत पड़ी? आप ऐसा 10-20 डिजिट कर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन है बस आपको आना चाहिए, ट्रिक आना चाहिए, राइट। आगे कांस्टेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लें फिर आगे चलते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आप एटलीस्ट आंसर लिख लें, ताकि आप जब सॉल्व करें तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो। हो गया। रूल नंबर 3 थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुझे चैलेंजिंग लगता है, रूल ऑफ सबमिशन। ये क्या होता है, आपको याद होगा ये चीज हमने डिफरेंशिएशन में भी की थी, कि जब हमें डिफरेंशिएट करने का मौका ना मिले तो हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को कुछ मान लेते हैं और फिर उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। याद आ रहा होगा आपको, कुछ किया था मैंने ऐसा। इधर देखिए मेरे पास टर्म दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है f फंक्शन ऑफ gx, और gx का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो डिफरेंशिएशन बहुत थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ दिया हुआ है f ऑफ g ऑफ x, इस तरह कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है gx, जैसे कि देखो ये फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है x+2 की पावर 5, ये फंक्शन है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है gx, और ये क्या दिया हुआ है भाई साहब, ये दिया हुआ है g-x। क्या कहना चाहता है कवि, ये है g-x, मतलब ये कह रहा है कि जो ये gx है और बीच में देखो डॉट लगी हुई है ब्लैक सी, मतलब मल्टीप्लाई में है ये, कि इस तरह के सवालों में होता क्या है कि जो gx है साथ में कहीं ना कहीं छुपे हुए टर्म में उसका डिफरेंशिएशन भी दिया होता है, और हमें वो सर्च करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और ये चीज़ किससे आएगी, कि सर प्रैक्टिस से, ठीक है। तो पता है इसने क्या बोला कि जो u है इसको आप कंसिडर कर लें, ये gx को क्या मान लें, u मान लें, फिर इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर दें, किसको, u को, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या निकल कर आएगा, du इज इक्वल टू g-। अरे मतलब g' की x क्यों लिखा, कि सर g' का तो एक बार डिफरेंशिएशन करने की बोल दिया, और साथ में dx, और इस वैल्यू को वहाँ पुट डाउन करेंगे और आंसर आ जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ प्रैक्टिस पे ध्यान दें, फॉर्मूला रटने पे बिल्कुल ना दें, मेरा मानना तो ये है, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है आपको कौन सा, x+2 की पावर 5। मैं कहा भाई साहब यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा x के रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करें यहाँ पर, मैं बोला x+2 को आप कुछ मान लें, u मान लें, ठीक है। तो सर इसको u मान लूंगा, जैसा कि इसने कहा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा। अब आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, अब आप हाँ कर सकते हो कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक कॉम्प्लिकेट हो जाएगा भयंकर वाला। अगर जैसे मान लें ये सवाल ऐसा होता, x+2 की पावर 2 होता है सवाल, मान लेते हैं, तो ये फिर सवाल के लिए मैं इतना दिमाग लगाता ही नहीं। बोले क्या करते साहब, मैंने कहा वो a+b का होल स्क्वायर लगाता। क्या करता है इसमें, x² प्लस b² प्लस 2 इंटू 2 इंटू x हो जाता है, ये लो, है ना। अब इस सीधी सीधी टर्म को मैं इंटीग्रेट कर देता, लेकिन भाई साहब कहानी कुछ और है, इस बार कहानी कुछ और है सर। इस बार कहानी कुछ और है। यहां मुझे क्या करना है, मुझे टर्म 5 दिया हुआ है ना, और मुझे पता है कि जो लोग देख रहे होंगे कई लोगों को इसको ओपन करना भी नहीं आएगा, तो मैंने कहा दिमाग लगाते ही क्यों है। बोले कितना दिया हुआ है, x+2 की पावर 5 दिया हुआ है। मैंने कहा हाँ दिया हुआ है। आप सिंपली एक काम करें, इस पूरी टर्म को क्या मान लें आप, एक बार u मान लें आप। तो मैंने कहा ठीक है,
और इसके हिसाब से क्या करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप। तो मैं कहा ठीक है, ये लो dx इज इक्वल टू कितना हो गया, du। क्या हो गया, du। अब आप इस चीज को ध्यान से देखें और यहां अप्लाई करें। मैं बोला कि जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, आप इसको तो u बोल दीजिए और इसको du बोल दीजिए, और आपके सामने एक नया सवाल तैयार हो गया। समझ रहे हो, बहुत ही आसान काम हो रहा है यहाँ पे। x प्लस 2 की पावर 5 मतलब x प्लस 2 को कितना कर दिया आपने, u, और देखो कर दिया उसकी पावर कितनी 5, और dx को कितना कर दिया आपने, du। अब भाई साहब ये तो आपका काम आसान हो गया है, क्या बोलते हो, कितना हो जाएगा, u 5 प्लस 6 सॉरी 5 प्लस 1, अरे n प्लस 1 ऑफ 1, ठीक है, हो गया। तो और साथ में क्या हो जाएगा, c जुड़ जाएगा। क्या बोलते हो, आंसर कितना आएगा, 6/6 प्लस c। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है यार, u का वैल्यू तो रख दो। u का वैल्यू कितना था, x प्लस 2 की पावर 6/6 प्लस c, दैट इज योर आंसर। अब इसको अगर आप डायरेक्टली ओपन करके करते हैं ना, तब भी आंसर ये आता। और अपना देखो थोड़े से स्टेप में काम हो गया, ठीक है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखो इधर सवाल, यहां पर साफ साफ दिख रहा है। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर है और 2y dy दिया हुआ है। मैंने कहा सिंपल सा काम, एक काम करते हैं, इसको हम लोग u मान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए आप, कि सर 2y मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, dy इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, du के बराबर। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इधर, 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, रूट ऑफ, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये हो जाएगा u, और 2y dy को क्या लिख दूंगा मैं, du। हो गया सवाल। अब तो ये थोड़ी देर पहले सवाल किया था रूट टी करके, कितना हो जाएगा ये, u की पावर 1/2, और साथ में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +1, 1/2 + 1, साथ में प्लस c। होगा कि नहीं होगा, एग्री करते हो। अब u का वैल्यू डाल दीजिए एक बार और वैल्यू लिख दीजिए, दैट्स इट। कितना आसान हो गया सवाल इसके पुट करने से। इसी तरह मैं ये वाला सवाल भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि ये हटा रहा हूँ इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम आगे चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप करें, लास्ट वाला, बिल्कुल बेसिक सवाल। क्या दिया हुआ है, अच्छा इसमें मैं बता दूँ क्या मानना है, क्या करेंगे, 7 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू यू कंसिडर कर लीजिए, आंख बंद करके, काम बन जाएगा, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये होमवर्क है आपका, ट्राई करें इसको एक बार और बताएं कि कैसा किस तरह होगा, आ जाएगा आंसर या नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट, ये काफ़ी अजीब सा फॉर्मूला इसका, ठीक है। इसको क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। मतलब अगर मैं पार्ट्स में अगर दो मल्टीपल इस तरह दिए हुए हैं तो उनको अगर इंटीग्रेट करना है, आपको दिख रहा होगा, तो हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहले तो दिया हुआ इंटीग्रेशन का साइन u एंड v एंड dx, इनको क्या हुआ है, ठीक है, dx ये लिखा हुआ है, समझ में आ रही है। अब इस थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा बहुत कम बुक्स में दिया होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपको कहीं सर्च भी करना है तो आप इसी नाम से कर सकते हैं इसको सीधा सीधा। हाँ जी, तो पहला क्या दिया हुआ है आपको, u है ना, मतलब जो पहला रखा है वो पहले आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, v dx, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ये, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या करा पहले इसने, du बाई dx, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया हुआ है, v dx, और पूरा ब्रैकेट बंद। इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा ना, उसको फिर मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, dx के रेस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, मैं रिपीट कर देता हूं, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट du बाई dx, मतलब जो भी u का टर्म होगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और यहां लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड ब्रैकेट बंद करने के बाद
इन पूरे का इंटीग्रेशन होगा dx के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? और मैं ये जो है इसको 2 मिनट बाद बताना चाहूंगा आपको, ठीक है? थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करते हैं, इसका आप मोटिव बताएंगे क्यों डाला हुआ है यहाँ पे। इधर देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको log x फंक्शन दिया हुआ है, इसको तो निकाल लेंगे हम लोग इजीली। थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग बना लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं फाइंड log x dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग कर दिया हमने इसको क्वेश्चन को, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन में तो मल्टीपल में आ गए, अब आप इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, या फिर कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्यों ना इसको v मान ले, क्यों ना इसको u मान ले, हाँ या ना? यही चल रहा होगा भाई, इजी इजी सबका दिमाग में, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूं पहले जो किया था अपन ने। इसको बोलते हैं लोग आइलेट रूल, है ना? यहां पर नीचे देखिए मैंने बोल्ड किया हुआ है, आइलेट का मतलब क्या होता है? I फॉर इनवर्स, L फॉर एल्जेब्रिक, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंट फंक्शन। LAT थोड़ा उल्टा हो गया है, लॉगरिथम पहले आएगा, एल्जेब्रिक बाद में आएगा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? इनवर्स, आइलेट मतलब रूल यही है, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह दिया हुआ है ये, आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, कहानी में क्या लिखा हुआ है, कहानी का सार बताता हूं आपको मैं। कहानी क्या बोल रही है कि आपको इस तरह के सवालों में, जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया ये वाला, या फिर मैं आपको एक सवाल दे दूं x e की पावर x, और आपको क्या करना है? dx करना है। 2 सवाल आपकी आंखों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे, ठीक है? यहां पर आगे तो दिया हुआ है आपको एल्जेब्रिक फंक्शन, पीछे दिया हुआ है आपको लॉगरिथम फंक्शन, यहां आपको दिया हुआ है आगे एल्जेब्रिक फंक्शन, पीछे दिया हुआ है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ रही कहानी? अब इनमें से किसको u मानना है, किसको v मानना है, कौन बताएगा मेरे को कि सर आइलेट, ठीक है? अब देखते हैं, यहां आ गए हम लोग, एक मिनट, LATE, ओके, इधर आइए। यहां पर ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, मैं यहां लिख देता हूं I फॉर लेट, में तो ऑलवेज लेट। इधर देखो, I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर क्या होगा? लॉगरिथम फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन। मतलब पहले u किसको मानेंगे आप? लॉगरिथम को, फिर कौन सा आएगा आपका? एल्जेब्रिक फंक्शन। कहानी समझ में आ रही है क्या? ठीक है, यहां देखिए, पहले कौन आएगा? एल्जेब्रिक, और बाद में कौन आएगा? एक्सपोनेंट फंक्शन। कहानी समझ में आई या नहीं आई? मैं आपको वही करके दिखाता हूं एक बार, इधर आइए। x e की पावर x dx, ये करना है आपको, ठीक है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बस ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा याद करने में परेशानी हो सकती है। इसने बोला कि x को रख दो, मैंने कहा x तो ये रख दिया साइड में। अब बोला क्या करना है कि सर इंटीग्रेट करना है किसको? e की पावर x को। किसके रेस्पेक्ट में करना है? dx के रेस्पेक्ट में, माइनस ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है? अब क्या करेंगे? du बाई डी एक्स, यू कौन है भाई साहब? x है सर, तो dx बाई डी एक्स, ठीक है? और फिर इंटीग्रेट करना है किसको? v को, v कौन है? e की पावर x dx, और फिर जो आएगा टर्म उसको क्या करूंगा? फिर से एक बार इंटीग्रेट करूंगा, तो ये e की पावर x तो कितना होगा? e की पावर x, अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही रहता है, चेंज नहीं होगा, प्लस ही साथ में आ जाएगा, माइनस ऑफ, ये हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x e की पावर x, तो ये हो गया माइनस, ये कितना हो जाएगा भैया? 1। e की पावर x से कितना हो जाएगा? e की पावर x ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, तो आपका आंसर रिजल्ट ये आ जाएगा। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ। ये कितना आ जाएगा टोटल ओवरऑल कैलकुलेट होने के बाद? e की पावर x, और साथ में प्लस ही तो आना ही है। इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन ले लें, कंफ्यूजन बस कहाँ हो सकता है? या आइलेट में। तो आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये पहले लॉगरिथम फंक्शन आएगा, फिर एल्जेब्रिक जाएगा, LATE, है ना? आगे चलते हैं, ये हो चुका है, ओके। डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। मैं थोड़ी देर पहले, बहुत देर पहले बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जब पहली दूसरी स्लाइड पे, तो हमने बोला था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इंडेफिनेट। यहाँ पर कौन सा ही है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा ही है? डेफिनेट।
मतलब क्या होगा, आप इंटीग्रेट तो करेंगे लेकिन क्या होगा साथ में इसकी लिमिट लगी होगी कहाँ से कहाँ तक करना है, दैट्स इट। ठीक है, आपको 2 घंटे पढ़ना है, 10 से 12 लिमिट लगी है, उसके बाद नहीं पढ़ना, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? बाकी किसी कहानी भी ध्यान न दें, बहुत बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, बताता हूँ आपको। इधर देखिए, ये बकवास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको देखिए ध्यान से। इंटीग्रेशन हो रहा है -1 से लेकर 4 तक, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आपको 3dx बोल रहा है, 3dx। अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि हम 3dx को पहले क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3 तो अपनी जगह पर, x नया आ गया साथ में, अरे होता है कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन भाई साहब, साथ में क्या कर दूंगा, प्लस सी जोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, इस पर लिमिट लगाऊंगा। इस लिमिट का मतलब क्या होता है, 3x, ये तो आ ही गया है ना। x को क्या करना है आपको, ये x का वैल्यू, राइट, किसका वैल्यू है ये, 4, x का वैल्यू है ये, एंड माइनस ऑफ 3 -1 प्लस सी, सॉरी प्लस सी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो पाप हो गया मुझसे भैया, इसमें प्लस सी नहीं आता, ध्यान रखना। जो कांस्टेंट जो प्लस सी लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, हमेशा सिर्फ इंडेफिनिट में, डेफिनिट में प्लस सी नहीं लगाते। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने, ये x है, पहले एक बार तो x का वैल्यू 4 रखा मैंने, और एक बार x का वैल्यू कितना रखा मैंने, -1, और वैल्यू पुट किया, आंसर निकालने वाले हम लोग, कितना हो जाएगा, 12 माइनस ऑफ, सॉरी ये तो प्लस हो गया है 3, दैट इज योर आंसर। 2 लाइनों में आंसर खत्म हो गया आपका, ठीक है ना, हटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरे को, 0 से लेकर π/2 sin x dx। ठीक है, अब क्या करना है, इधर देख, सबसे पहला काम sin x को पहले क्या करें, इंटीग्रेट करें, कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस का cos x। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये हुआ। अब लिमिट कहां से का लगाएगा, 0 से लेकर π/2। मैंने कैसे लगाना सिखाया आपको कि एक बार π/2 रखेंगे ऊपर वाला टर्म, और एक बार नीचे वाला टर्म रख के देखते हैं एक बार। मैं ऐसे 10-20 सवाल करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ऑफ कॉस, पहला कितना हो जाएगा भैया, π/2। अब ऑफिशियल फॉर्मूले के हिसाब से एक बार माइनस तो आना बनता है, माइनस ऑफ माइनस cos 0। ठीक है, अब तो क्या कर रखा है, cos 90 कितना होगा भाई साहब, cos 90 होगा, आई थिंक 0 होता है ना, माइनस का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, माइनस माइनस प्लस, cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। सवाल फिनिश। ऐसे मैं कितने भी सवाल कर सकता हूँ यहाँ पे, कितने भी। कहानी समझ में आ रही है, बस उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए यहाँ पे बताना चाहिए, तो मैं लिमिट लगा दूंगा और काम कर लूंगा। ये वाला पार्ट मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है 11-12 में, बहुत ज़्यादा। इवन इलेक्ट्रोस्टैट जैसी चीज़ों में जो टॉपिक है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ये। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर बोला हुआ हूँ, ये फंक्शन है fx का और ये x है, इसके बीच में ये एक लाइन बना रखी है इसने, इसका एरिया निकालने के लिए अगर मैं एक ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या करता हूँ, क्या लगाता हूँ मैं, इंटीग्रेट करता हूँ उसको। मैं आगे करके दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे कि यहाँ दिया हुआ एरिया अगर निकालना है तो fx मतलब फंक्शन ऑफ x को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। और कहाँ से कहाँ तक करेंगे सर, a से b तक, क्योंकि इसकी रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। अगर मुझे इसके आगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये b नहीं दिया होता, थोड़ा सा और आगे जाके ये इसको x कर देते और यहाँ पॉइंट पे निकालना होता, ये c दिया होता, और मुझे क्या लिमिट लेनी होती, a से c, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता, a से c। समझ रहे हो? तो ये डिपेंड करता है कि इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, एक सवाल कराते हैं इसके बेस पे। फाइंड एरिया अंडर द कर्व of a function fx is equal to x square, the limit is given as x is equal to -1 से 2। सवाल तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, बहुत बेसिक सवाल है ये। x स्क्वायर दिया हुआ है, क्या करना है उसको, आपको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से लेके, -1 से लेकर 2 तक, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, ऑब्वियसली dx के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, x³/3, और रिलेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से लेकर 2। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अब
x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 का होल क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस ऑफ 1 का होल क्यूब अपॉन 3। ये हो गया साहब। एक बार मैंने क्या रखा है 2 रखा है, एक बार मैंने क्या रखा है -1 रखा है, सवाल खत्म। इसको सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा 8/3 माइनस, ये कितना है तो 3 बार माइनस करेगा तो फिर से माइनस आएगा, मतलब ये प्लस हो गया, दैट इज 1/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, आंसर आ जाएगा, दैट इज 8/3 9/3। कॉमन ले लीजिए यहाँ से 3, 1/3 मतलब 1/3 कॉमन लेने के बाद कितना हो गया 9, 3 इज द आंसर। आंसर कितना हो जाएगा इसका, इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके भी तब भी यही आएगा, ठीक है, मैं कॉमन लेके कर रहा था, ये आंसर आ गया। मतलब आंसर मेरा इंपॉर्टेंट नहीं, बस मेरा को ये तरीका सिखाना है, तरीका कैसे होगा, समझ में आ रही है। तो इस तरीके हम लोग यहाँ पर और भी सवाल कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये, और ये टूल है, ध्यान रखना, इनसे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली बने ना बने, लेकिन इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या इनकी हेल्प लगेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत सारे। तो ये यहाँ पर हम पार्ट फिनिश करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू।